नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है भारत का संविधान, उसका लेसन नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको अधिकार के बारे में और इस लेसन के बैकग्राउंड के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए, आपको पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इसका प्रावधान किस तरीके से दिया गया है, बताया गया है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से संविधान के बारे में बताया गया कि संविधान एक वह दस्तावेज होता है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाकर ऐसी प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हो। जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, व्यवस्था बनाने के बाद सरकार की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है ताकि सभी व्यक्तियों के पास कुछ न कुछ अधिकार हो। तो अधिकार शब्द आपके पास पहले लेसन में आया था। तो अधिकार होते क्या हैं? सबसे पहले ये जो आपका जानना जरूरी है कि अधिकार होते क्या हैं, सरकार की तरफ से उनका प्रावधान क्यों दिया जाता है, और इसके अलावा जो जनता के द्वारा उन अधिकारों का प्रयोग करना जरूरी क्यों हो जाता है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम हमारे शरीर में खाने और सांस लेने की हमें भोजन और शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम ये मान सकते हैं कि अधिकार के बिना हम हमारा पूर्ण विकास, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारा विकास है, वो पूर्ण विकास है, वो हम नहीं कर सकते। अधिकार हम मान सकते हैं कि वे इंसेंशियल आपके कार्य प्रणाली है जिनकी सरकार की तरफ से प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज के समाज के अंदर आप रह सकते हो कि आपका जन्म लेने का अधिकार है, आपका शिक्षित होने का अधिकार है, आपका काम करने का अधिकार है, आपका मजदूरी करने का अधिकार है, आपका औद्योगिक इकाई करने का अधिकार है, आप किसी भी समाज में, देश में, राज्य में विस्थापित होने का अधिकार है, आपकी योग्यता को साबित करने का अधिकार है। ठीक है, आपकी कार्यप्रणाली के तहत आप कोई न कोई कार्यप्रणाली के तहत कोई न कोई व्यक्ति, पर्सन अपनी विशेषताओं, योग्यताओं की वजह से, कुछ कार्यप्रणाली की वजह से उसमें कुछ विशेषताएं होती है, और ठीक उसी विशेषता के तहत एक हमारे समाज और राज्य के अंदर उन्हीं विशेषताओं के नियोजित ढंग से उसका प्रावधान होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि ये वे कार्यप्रणाली होती है कि जिसके बिना हम हमारा पूर्ण विकास है वो संभव नहीं मान सकते हैं। और जैसा अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश के अंदर इसकी जो पर्याप्तता कह सकते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको बहुत ज़रूरी माना जाता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अगर देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक राज्य स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा कितने तरह के मौलिक अधिकार या अधिकार उनको दिए गए हैं अपनी जनता को अपने पूर्ण विकास के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाता तो ये हमारे संविधान के तहत एक बहुत ज़रूरी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है, खास करके लोकतांत्रिक देश के लिए जिसका प्रावधान हर देश का संविधान अपने संविधान या संसद के माध्यम से इसकी स्थापित करने जरूरी समझता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, किस तरीके से इसको व्याख्या और इसका प्रावधान है वो किस तरीके से किया गया है, और इसके पढ़ने के बाद हम कौन सी बातें हैं वो सीख पाएंगे। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके पारस्परिक अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों का कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान सरकार की जो जितने भी कार्यप्रणाली के तहत अगर उनके सरकारों के बारे में, अगर उनके अंगों के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसका विभाजन ही नहीं करता,
बल्कि इस तरीके से व्यवस्थित करता है, या हम दस्तावेज मान सकते हैं, वो सरकार की जितनी भी कार्यप्रणाली के तहत एक उसका विशुद्ध विलेख करके या उल्लेख करके उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि सरकार की तरफ से नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातांत्रिक रूप से अपना कार्यप्रणाली के तहत सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना और ऐसी व्यवस्था बनाए रखना ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को अपना पूर्ण विकास करने के लिए सभी प्राप्त अधिकार उसके पास नियोजित हों या समायोजित हों। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के मुख्य रूप से 12 भाग दिए गए हैं, उसके अंदर डिवाइड किया, हमारे 395 अनुच्छेद हैं, उसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड अब किया गया है। तो ये अधिकार हमारे मौलिक अधिकार इसको हम कहते हैं, ये भारत के संविधान के अंदर तीसरे भाग के अंदर वर्णन इनका किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। बीते कुछ दशकों में हुए अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। तो जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि बहुत जरूरी जो अधिकार वो जो बहुत जरूरी माने गए हैं, वो अधिकार तो उनका प्रयोग करने के लिए कुछ सीमा जरूर वर्णन की गई। क्या कि क्योंकि आपको जैसे आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको जान का खतरा है तो आपको सरकार की तरफ से लाइसेंस इशू किया जाता है, सशस्त्र रखने की आपको इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये तो आपके पास अधिकार, सशस्त्र रखने की आपके पास अधिकार तो मिल गया, लेकिन शस्त्र रखने की वजह से ये आपके पास ये तो अधिकार नहीं भी आप किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दो या उस पर गोली चला दो। तो कुछ उल्लेख या उसके ऊपर कुछ सीमा दी गई है और इन्हीं सीमा के अंदर इन्हीं एक कार्य प्रणाली के तहत जैसे जैसे समय के अंदर आपने देखा गया है इसमें चेंज या कुछ आता गया है। तो वो चेंज किस तरीके से बनाया गया, किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है, कौन से अधिकार किस किस रूप में परिवर्तित और बनाए गए, उन सभी का वर्णन इस चैप्टर के माध्यम से अच्छे तरीके से दिया गया। अब इसमें हम 4 बातें जो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। वो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले कि भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार हैं, यानी कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और उनका किस तरीके से वर्णन और व्यवस्था बनाई गई है, उन सभी का वर्णन इस चैप्टर के माध्यम से हम सीख पाएंगे। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमें अधिकार दिया गया है उन अधिकारों को हम किस तरीके से सुरक्षित है वो रख सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी माना जा सकता है क्योंकि अधिकार तो आपको दे दिए लेकिन आप सुरक्षित नहीं हो, उन अधिकारों को प्रयोग नहीं कर सकते तो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है। उन अधिकारों की व्याख्या तथा सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है, यानी कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं जैसे कानून बनाना, कानून की लागू करना और कानून की व्याख्या करना, तो ठीक उस तरीके से उसमें अधिकारों के तहत न्यायपालिका इसके अंदर क्या रोल अदा करती है। आप देखते हो कि जैसे जैसे हमारे प्रावधान दिए गए होते हैं अधिकारों के तहत उनमें कहीं ना कहीं उसका व्याख्या या वर्णन उसकी की जाती है। तो हमारे कानून की जो अधिकारों की जो व्याख्या वो न्यायपालिका के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है, तो इसकी भूमिका अहम है, वो मानी जा सकती है। मौलिक अधिकार तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। अब ये बड़ा टॉपिक आ जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, वो किस तरीके से व्यवस्था करती हैं, उनका बड़ा अंतर हो जाता है। कई बार ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अलग नहीं है, वो सेम है, लेकिन वो अलग सेम नहीं है बच्चों। वो दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से व्याख्या वो विस्तृत ढंग से लास्ट पॉइंट के अंदर की गई है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अधिकारों का इंपॉर्टेंस के अंदर इसके अंदर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो 1982 के एशियन गेम के बारे में वर्णन है, वो अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से अधिकारों का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रूरी है, वो हो जाती है किसी व्यक्ति, पर्सन, समाज या देश के लिए। इसका एग्जांपल हम देख सकते हो कि 1982 के एशियन गेमों खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थी। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करना था और उनके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की थी। लेकिन मजदूरों ने कामकाज की दैनिक दिशा में काम लिया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई।
समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार तथा बदवा मजदूरी होता है, जैसा कि नागरिकों को प्राप्त शोषण अधिकारों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके कामों के लिए तयशुदा मजदूरी वो प्रदान करे। अब बेकार या बदवा मजदूरी वो होती है बच्चों की जिस तरीके से आपको काम के बदले में कोई रोजगार ना दिया जाए, पैसे ना दिया जाए काम के बदले में, या फिर जितनी मजदूरी आपको काम के बदले में कहा जाता है उससे कम मजदूरी है वो दी जाए। बेकार होती है आपको काम के बदले में मजदूरी ना दी जाए, और बदवा मजदूरी जो काम के बदले में कम या छोटे बच्चों से कार्य प्रणाली करवाई जाती है उस तरीके से। तो जब 1982 के एशियन गेम हुए थे तो वहाँ ठेकेदारों के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में लेबर और मिस्त्री है वो ठेके पे काम करवाने के लिए लिए गए थे, क्योंकि कुछ फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण है वो करवाना था। और इसी के तहत क्या किया गया था कि जितनी मजदूरी निर्धारित की गई थी, आपको पता होगा ठेकेदार के लिए सारी चीज़ें जब उसका टेंडर इशू किया जाता है तो सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब होती है, उसमें व्यवस्थित की गई होती है, उसमें उसका वर्णन किया गया होता है। तो ठीक इसी तरीके से जितनी मजदूरी और लेबर उन ठेकेदारों और लेबर लोगों को देनी थी, मिस्त्री लोगों को देनी थी, उससे कम मजदूरी दी गई और इसके लिए एक PIL है वो याचिका दायर की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। और जब सर्वोच्च न्यायालय में उसकी दायर की गई तब जब उन्होंने इसका एनालाइज किया तब उसके कोर्ट के द्वारा व्याख्या की, जब जैसे हमने इस चैप्टर के माध्यम से हमने पढ़ने की कोशिश की थी कि न्यायपालिका के द्वारा उन अधिकारों की व्याख्या वो की जाती है, उसमें अहम रोल होता है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी PIL दाखिल की गई तो उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि ये जो जितनी भी मजदूरी और इनको दी गई है, जिसके तहत इसमें जो मौलिक अधिकार है यानी कि काम करने का अधिकार है, उसके बदले में आपको मजदूरी लेने का अधिकार है, उसका इस बात का पूरा उल्लंघन किया गया है। और सरकार को पूरी तरह से हिदायत दी गई कि सरकार की तरफ से आप जो भी इन मजदूरों को मिस्त्री और मजदूरों को जो इनकी मजदूरी मिलती है तयशुदा, उनको मजदूरी दिलाने का कार्य प्रणाली वो अपनाया जाए। यानी कि सरकार के द्वारा भी जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को डायरेक्शन दी गई कि जो मजदूर है उनको तयशुदा जो मजदूरी दी गई है उनको मजदूरी इनकी निर्धारित है वो की जाए। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया तो वह 23 साल का था। लालूंग असम के मणियाड़ गांव के चुम्बुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कराया गया। वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार 1967, 1963 भेजकर लालूंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूंग न्यायपालिका में बना रहा। मचल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ दिया गया। वह उस समय 70 वर्ष का था। इस प्रकार वह 54 वर्ष हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम राज्य का में बंदियों का निरीक्षण किया तब वह जाकर लालूंग को स्वतंत्र कराने का अवसर है वो मिला। तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि असम के अंदर एक व्यक्ति को किसी झगड़े की वजह से उस पर आरोप लगाया गया कि उसने कुछ चोट पहुंचाई गई, और जब उसकी मुकदमे की सुनवाई की गई तब उसमें मानसिक रूप से ये पाया गया कि ये अस्वस्थ है, यानी कि मेंटली ये सेट नहीं है। और उसका बाद में इलाज भी करवाया गया और इलाज करवाने के जब उसमें डॉक्टरों को अधिकारियों को ये चिट्ठी भेजी गई कि लालूंग अब स्वस्थ है और उसकी मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है, तब भी काफ़ी समय तक उसके बारे में सुनवाई है वो नहीं की। और लगभग वो 54 वर्ष के बाद यानी कि 2005 के अंदर उसको छोड़ दिया गया जब उसकी उम्र हो गई थी 77 साल की। और इस बात का जो संज्ञान था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो नियुक्त है वो किया गया था। और उसकी टीम ने जब निरीक्षण किया तब ये जो लालूंग था जो असम का एक गांव से रिलेटेड था, उसको ये स्वतंत्र कराने का मौका मिला। अब इस बात के तहत आप मौलिक अधिकारों में क्या बात देख सकते हो कि मौलिक अधिकारों के तहत अगर आपको ये अधिकार मिल रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यानी उसकी मेंटली या किसी प्रॉब्लम से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसी भी आरोप में अगर कोई अभियुक्त है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा,
वो एक गरीब था। गरीब होने के बावजूद उसकी जब जब मेंटली उसकी स्थिति थी, वो स्वस्थ होने के बाद उसका जो संज्ञान है वो नहीं लिया गया। बार बार डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को उसके 1967 और 1996 के अंदर चिट्ठी भी भेजी थी कि अब वो स्वस्थ है, उस पर मुकदमा चलवाया जाए और उसकी कार्रवाई करने के बाद उसको जेल से छोड़ा जाए। इसके बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं गया और उस बाद में चल के वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य करता है। तो जब उसकी ऑब्जर्वेशन टीम ने जब इसका निरीक्षण किया तब ये पता लगा कि वो निर्दोष था और उसको छुड़ाने का मौका मिला। तो इसके माध्यम से हम क्या बात सीख सकते हैं? मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न उसकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। यानी कि इस मुकदमे के तहत हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीख सकते हैं कि हमारे जो संविधान के तहत सभी को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसके तहत ये प्रावधान दिया गया कि हर व्यक्ति को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और जल्दी से जल्दी सुनवाई करने का अधिकार है, वो दिया गया। लेकिन एक बात और भी इसके अंदर आती है कि मचल लालूम का मामला उस स्थिति में संकेत करता है कि जब संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का व्यवहार में प्राप्त वो नहीं होता। यानी कि जब उसको बेकसूर बिना वजह उसको 54 साल अपनी जिंदगी के जेल के अंदर बिताने पड़े थे, यानी कि उसकी सुनवाई है वो नहीं हो पाई। क्या गरीब और अमीर के लिए जो न्याय का जो मुकदमा माना जा सकता है कि जो न्यायपालिका की जो व्याख्या क्या अलग अलग निर्धारित की गई है? तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो हम प्रावधान है हमारे संविधान के बारे में वो थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा सा है, वो देख सकते हैं। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों के उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के कारण उन मजदूरों को न्यायालय वो मिल सका। यानी कि जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था तो वो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार हमारा संवैधानिक है वो अधिकार आ जाता है, जिसके तहत हमने क्या देखा था कि जो मजदूर होते हैं उनको उचित मजदूरी करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है वो माना जा सकता है, प्राप्त उनको अधिकार है वो दिया गया। तो ये अधिकार अलग अलग तरीके से उनकी व्याख्या और विश्लेषण है वो अलग अलग तरीके से किया गया। ये उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने की स्थिति है वो की गई है। अब आगे पॉइंट आ जाता है हमारा अधिकारों की घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र के तहत सरकार के द्वारा ये किस तरीके से व्यवस्था या प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से वो सरकार को व्यक्तियों को या पर्सन के नागरिकों के विरुद्ध काम करने के अधिकार से उसको रोकता है। इस बात को सुनिश्चित करना वो अधिकारों की घोषणा पत्र में शामिल है, वो किया जा सकता है। तो देखते हैं इस पॉइंट को। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों तथा उन्हें लागू किए जाने का महत्व का पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध है वो किया गया। हर राज्य के या देश के अंदर लोकतांत्रिक देश के अंदर नागरिकों के अधिकारों को संविधान के अंदर सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट उसका डिफाइन करने की उसको सूचीबद्ध है उसको शामिल है वो किया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्य देगी। यानी डेमोक्रेटिक देश के लिए जरूरी हो जाता है कि जो सरकार की तरफ से जो अधिकार निश्चित किए गए हैं वो कौन से अधिकार है जिनको सरकार सदैव सर्वमान्य उनको मान्यता देगी, यानी कि वो रद्द है वो नहीं किए जा सकते हैं। जो अधिकार दे दिए वो उनके पक्ष में रहेंगे। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इन्हीं जो अधिकार बनाए गए होते हैं या बताए गए होते हैं जो डिफाइन होते हैं, इन्हीं को घोषणा पत्र है वो कहा जाता है। अच्छा, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर सुनिश्चित है वो करता है। यानी कि वो जिन अधिकारों के माध्यम से सरकार उनकी अवहेलना वो नहीं कर सकती, उस कार्य प्रणाली के तहत वो कार्य से नहीं रोक सकते और उनका उल्लंघन हो जाने पर उनको सुनिश्चित करते हैं कि इन कार्य प्रणाली के तहत आप इन कानूनी अधिकारों के तहत आप कार्य प्रणाली है वो नहीं है वो अपना सकते। संविधान नागरिकों के अधिकारों को कैसे संरक्षित करता है? नागरिकों को अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यानी कि संविधान के द्वारा जितने भी नागरिक को अधिकार दिए जाते हैं उनको सुरक्षित कैसे करता है? क्या नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति या संस्था या किसी अन्य संगठन के द्वारा उसका खतरा तो नहीं है? तो सभी स्थिति के अंदर सरकार को यह सुनिश्चित प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है कि जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं
जो आपको पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए उनका कार्रवाई के रूप से आप किसी भी तरह से आपको खतरा है वो सुनिश्चित है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अधिकार मिले हैं हमारी, हम मान के चल सकते हैं कि यानी कि शिक्षा का अधिकार है, RTE है, मान लो राइट टू एजुकेशन है, तो आप राइट टू एजुकेशन के तहत क्या कर सकते हो, प्रत्येक पर्सन को, भारत के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है वो दिया गया है। तो चलो कमेंट करके आप बताइए RTE बना कब था, आपको कमेंट करके बताना है कि RTE राइट टू एजुकेशन कब बना था। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब है वो कौन देता है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने कार्यों में संपादन व्यक्ति के अधिकारों को हनन है वो हनन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार के बारे में अधिकारों के रूप में लोकतांत्रिक देश के अंदर हम देखते हैं कि जो सरकार होती है वो अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, यानी कि उसको ये अधिकार सुरक्षित है वो करने पड़ते हैं। और सरकार के चाहे कितने भी अंग कार्य प्रणाली के तहत कार्य कर रही हो, जैसे विधानपालिका है, कार्यपालिका है, नौकरशाही है, न्यायपालिका है, तो चाहे वो अपने कार्य प्रणाली के तहत वो कितने भी कार्य प्रणाली के तहत कार्य कर रही हो, उन अधिकारों का हनन है वो नहीं कर सकते। यानी कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही किसी भी तरीके से नागरिकों द्वारा दिए गए ये जो अधिकार होते हैं उनका हनन करने का अधिकार है वो किसी भी तरीके से सरकार के किसी भी अंग को सुनिश्चित है वो प्रदान करते हैं कि आप किसी इन अधिकारों को हनन है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन और घोषणा पत्र के बारे में पढ़ा। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।